हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रामजीदास राठौर। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु राठौर सर पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम कॉमर्स को बिल्कुल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो को हम अकाउंट्स के साथ प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर लेखांकन का परिचय, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए हम वीडियो को आसानी से प्रारंभ करते हैं। आप चैनल पर अंत तक जुड़े रहिए, जिससे कि आसानी से आपको ये वीडियो की सारी बातें समझ में आ सकें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वह है लेखांकन का परिचय, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हम बात कर रहे हैं पहले प्रश्न के माध्यम से लेखांकन का संक्षिप्त इतिहास समझाइए। लेखांकन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। फ्रांसिस्कन ऑफ लूकास पैसियोली को पुस्तपालन का प्रारंभकर्ता कहा जाता है तथा इन्हें दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादक भी कहा जाता है। 1494 में इटली के वेनिस नगर में इनकी एक पुस्तक, और पुस्तक का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स, प्रकाशित हुई थी, जिसे पुस्तपालन के संबंध में प्रथम पुस्तक माना गया। वास्तव में यह गणित की पुस्तक थी और इसके एक भाग में उस समय के लेखापालन की एक विधि का वर्णन किया गया था। तो अभी जिस बात को हमने समझा तो वो क्या था कि फ्रांसिस्कन ऑफ लूकास पैसियोली यह हमारे पुस्तपालन के प्रारंभकर्ता हैं और इन्होंने 1494 में इटली के वेनिस नगर में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स और ये अकाउंट्स के संबंध में पहली पुस्तक थी। बेसिकली तो ये मैथ्स की बुक थी, लेकिन इसमें अकाउंट्स के बारे में कुछ चर्चा की गई थी, इसलिए इसको अकाउंट्स की प्रथम पुस्तक माना जाता है। पैसियोली की छपी हुई पुस्तक के बहुत पहले से दोहरा लेखा प्रणाली बिखरे हुए रूप में थी। लेखापालन की इटालियन प्रणाली प्रकट होने से पूर्व इंग्लैंड में लेखापालन की जो प्रणाली थी उसे एजेंसी बुक कीपिंग कहा जाता था। जब इंग्लैंड में इटालियन प्रणाली का प्रवेश पैसियोली की पुस्तक द्वारा हुआ, तब इसमें और एजेंसी बुक कीपिंग में प्रतियोगिता हुई, कंपटीशन हुआ और अंत में इटालियन प्रणाली का प्रयोग होने लगा। तो यहाँ पर जो हमको याद रखना है कि इंग्लैंड में जो लेखापालन की प्रणाली थी उसका नाम था एजेंसी बुक कीपिंग। क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से न केवल अकाउंट्स को जानेंगे, बल्कि हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन बारीकियों को याद रखने का प्रयास करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो इस प्रणाली पर बेल्जियम में एक्पियन ने 1543 में और मेनहार ने 1550 में, इंग्लैंड में ओल्ड केसल ने 1543 में और पीले ने 1553 में पुस्तकें प्रकाशित की। 1553 में पुस्तकें प्रकाशित की। 17वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में बुक कीपिंग की इटालियन प्रणाली में बहुत से परिवर्तन हुए। यानी परिवर्तन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो 17वीं शताब्दी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, जो कि हॉलैंड के स्टीवन की पुस्तक से 1605 से और इंग्लैंड के मालिनेस की 1622, 1622, 1636, 1636, 1656, 1656 और 1686 की पुस्तकों में प्रकट होते हैं।
यानी 17वीं शताब्दी में जो पश्चिमी यूरोप में इटालियन प्रणाली में जो काफ़ी सारे परिवर्तन हुए, तो वो ईयर हमको याद रखना है। स्टेबिन की पुस्तक में 1605 से, इंग्लैंड के मालिनेस की 1622, 1636, 1656 और 1686 की पुस्तकों में प्रकट किए गए। हमको ध्यान देना है कि जर्नल और लेजर में प्रयोग होने वाले शब्दों में भी परिवर्तन हुए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इटली के डी डेयर या सैलगिव के स्थान पर लेजर के बाएं पक्ष के लिए डेबिटर का प्रयोग किया गया। जो हम डेबिट क्रेडिट यूज करते हैं, तो बेसिकली कहाँ से आया है ये कि इटली के डी डियर या सैलगिव, पहले ये शब्द यूज किया जाता था, अब उसके स्थान पर लेजर के बाएं पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम डेबिट और राइट हैंड साइड के लिए हम क्रेडिट का प्रयोग करने लगे। बुक कीपिंग प्रणाली में बहुत से परिवर्तन विलियम शेक्सपियर और ओलिवर क्रॉमवेल के समय में भी हुए हैं। तो जो विलियम शेक्सपियर हैं, इंग्लिश के बहुत अच्छे राइटर हैं, और ओलिवर क्रॉमवेल भी, तो इनके समय में भी बुक कीपिंग में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। तो अभी जो हमने बात की वो क्या कि 17वीं शताब्दी में बुक कीपिंग में काफ़ी सारे चेंजेस हुए, और 17वीं शताब्दी में ही डी डेयर या सैलगिव के स्थान पर हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए डेबिट का प्रयोग करने लगे। और जो चेंजेस के बारे में हमने चर्चा की, तो वो विलियम शेक्सपियर और ओलिवर क्रॉमवेल के समय में भी बहुत से परिवर्तन बुक कीपिंग में देखने के लिए मिले। जो 18वीं शताब्दी है, तो 18वीं शताब्दी में बुक कीपिंग में बहुत कम परिवर्तन हुए हैं, तो इसको हमको याद रखना है। और ये सीधा प्रश्न आपसे जीके का, कॉमर्स का बनता है कि वह कौन सी शताब्दी है जिसमें बुक कीपिंग में काफ़ी कम परिवर्तन हुए, तो वो थी हमारी 18वीं शताब्दी। अब आगे हम चर्चा करें तो लेखा कर्म के इतिहास में 19वीं शताब्दी एक प्रसिद्ध शताब्दी है, क्योंकि इस अवधि में बहुत से व्यापारिक निगमों की स्थापना हुई। यानी 19वीं शताब्दी को हम अकाउंट्स के मामले में उसको स्वर्ण युग, गोल्डन इरा के नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि इस शताब्दी में ही जो हमारे व्यापारिक निगम हैं, ट्रेड कॉरपोरेशंस हैं, बहुत सारे ट्रेड कॉरपोरेशंस को स्थापित किया गया। औद्योगिक उत्पादन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी काफ़ी सारे चेंजेज हुए, और जो बुक कीपिंग थी उसको अकाउंटेंसी के रूप में आने में पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। यानी बुक कीपिंग को अपना और विकास अकाउंटेंसी के माध्यम से करने का पर्याप्त अवसर यहाँ पर प्राप्त हुआ। आगे हम चर्चा करें तो जो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, उत्पादन क्रियाएं, उन क्रियाओं पर सीमांत नियंत्रण, मार्जिनल कंट्रोल की आवश्यकताओं ने आपका कॉस्ट अकाउंट, हम जो अकाउंट्स पढ़ते हैं, एक होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो उत्पादन क्रियाओं पर सीमांत नियंत्रण की आवश्यकताओं ने लागत लेखा कर्म को, कॉस्ट अकाउंट को जन्म दिया, और साथ ही विनियोग करने वाली जनता के हितों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े कॉरपोरेशंस में, कंपनियों में पैसा कौन लगाती है? आम जनता। तो उस जनता के हितों की रक्षा करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए बाह्य अंकेक्षण यानी एक्सटर्नल ऑडिट प्रारंभ हुआ। ऑडिट दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ऑडिट में हम अपनी संस्था का अपने ही कर्मचारियों द्वारा अंकेक्षण कराते हैं, जबकि एक्सटर्नल ऑडिट में बाहर का व्यक्ति आकर के उसको चेक करता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो विनियोग करने वाली जनता के हितों की रक्षा करने के लिए
एक्सटर्नल ऑडिट का प्रारंभ हुआ। और 20वीं शताब्दी की हम बात करें तो 20वीं शताब्दी में लेखाकर्म में बहुत सा शोध कार्य हुआ, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काफ़ी सारा काम जो हुआ है वो कब हुआ? वो हुआ आपका 20वीं शताब्दी में। तो अभी हमने बात की 17वीं शताब्दी की, जिसमें परिवर्तन हुए, लेकिन 18वीं शताब्दी में काफ़ी कम परिवर्तन हुए। 19वीं शताब्दी में आपके व्यापारिक निगमों की स्थापना हुई, बुक कीपिंग को अकाउंटेंसी के रूप में आने का एक अवसर मिला, और उत्पादन क्रियाओं पर सीमांत नियंत्रण के कारण कॉस्ट अकाउंट का जन्म हुआ, और विनियोग करने वाली जनता के हितों की रक्षा करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिट बाह्य अंकेक्षण प्रारंभ हुआ। और 20वीं शताब्दी में काफ़ी सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क हुआ है। और इसी क्रम को यदि हम आगे बढ़ाएं तो भारत में दिल्ली में 1949 यानी 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और कोलकाता में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की स्थापना हुई। यानी जो आप सीए का कोर्स करते हैं तो सीए संस्थान की जो स्थापना की गई तो वो 1949 में 1949 में दिल्ली में की गई, और इसका जो हेड ऑफिस है उसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तथा कोलकाता में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, जिसे हम बोलते हैं ICWA, कॉमर्स की फील्ड के दो सबसे टॉप मोस्ट कोर्सेज हैं, एक है सीए का और दूसरा है ICWA का। तो इन दोनों बड़े इंस्टीट्यूट की स्थापना 20वीं शताब्दी में की गई है। तो ये सारी बात जो अभी हम कर रहे थे वो हमने बात की लेखाकर्म के इतिहास के बारे में, ब्रीफ हिस्ट्री को हमने यहाँ समझने का प्रयास किया, और इसी तरीके से हम आगे प्रश्नों के माध्यम से ही चैप्टर को पूरा समझने का प्रयास करेंगे। एक एक शब्द आपको समझाया जाएगा, और ये सारी चीज़ जो आपको दी जा रही है उसका उद्देश्य यह है कि हम अकाउंट्स की बारीकियों को बिल्कुल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करें और उसको याद रखें, जिससे कि ना केवल हमारा प्रेजेंट कोर्स कंप्लीट होगा बल्कि फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी हम आसानी से क्रैक कर सकेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि हम प्रश्नों के माध्यम से ही अकाउंट्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, लेखांकन का क्या आशय है? इसकी विभिन्न परिभाषाओं को समझाइए। तो कुछ डेफिनेशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का अर्थ एंड डेफिनेशंस। तो लेखांकन का अर्थ हम पहले समझते हैं। लेखांकन व्यापार की भाषा है। लेखांकन का आशय मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, वर्गीकृत करना, निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण और निर्वचन करना है। तो जो अकाउंटिंग वर्ड है वो किस चीज़ का है? वो ट्रेड लैंग्वेज है आपकी। और इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें जो आप रिकॉर्ड करेंगे वो आपके मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, जो मौद्रिक लेन देन होंगे उनको आप लिखा करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे और उससे निष्कर्ष निकालेंगे, उनका एनालिसिस विश्लेषण करेंगे, एंड लास्ट वन आप उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो ये सारा की सारा काम जो आप कर रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? लेखांकन। इसका उद्देश्य एक निश्चित अवधि के बाद व्यापार की आर्थिक घटनाओं को संख्यात्मक रूप देकर इन घटनाओं के आधार पर संख्यात्मक वित्तीय परिणाम की गणना करना तथा संबंधित पक्षों को व्याख्यात्मक तथा वस्तुपरक आर्थिक सूचनाएं देना है।
तो अभी हमने जो बात की वो क्या थी कि लेखांकन व्यापार की भाषा है। इसमें मौद्रिक लेन देनों का आप लिखा करेंगे, उनको वर्गीकृत करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो यही बात उद्देश्य में समझाने का प्रयास किया गया, क्या कि एक निश्चित अवधि, तो निश्चित अवधि क्या होती है आपकी 1 ईयर। तो उसके बाद हम हमारे व्यापार की जो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, आर्थिक घटनाएं हैं, उन घटनाओं को संख्यात्मक रूप देकर और उनके आधार पर हम वित्तीय परिणाम, फाइनेंशियल रिजल्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वर्ष के अंत में हमारे संस्थान की क्या स्थिति है, वह प्रोग्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, इसकी जानकारी हम लेना चाहते हैं। और संबंधित पक्षों को, हमारे बिजनेस से बहुत सारे पक्ष जुड़े रहते हैं, पार्टी जुड़ी रहती हैं, तो उनको व्याख्यात्मक यानी एक्सप्लेन करते हुए और वस्तुपरक यानी ऑब्जेक्टिविटी के साथ आर्थिक सूचनाएं, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशंस देने का कार्य किसका है, वह है लेखांकन का। तो लेखांकन एक विस्तृत धारणा है, ब्रॉड कंसेप्ट है। अब इसको याद रखेंगे आप कि लेखांकन में जो लेखांकन वर्ड है उसमें आपका वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग और सरकारी लेखांकन, गवर्नमेंट अकाउंटिंग भी शामिल है। यानी जब लेखांकन शब्द की आप बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो उसका एक पार्ट है, इसमें और भी सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ आप इसमें शामिल करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और गवर्नमेंट अकाउंटिंग को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड टर्म, इट इंक्लूड्स आल्सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो ये सारी चीजें आपकी अकाउंटिंग कंसेप्ट में शामिल की जाती हैं, लेखांकन में शामिल की जाती हैं। एक कोटेशन है, इसको हमको याद भी रखना है कि लेखांकन का कार्य, जो अकाउंटिंग का बेसिक वर्क है, वो कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, तलपट बनाने से आरंभ होता है और अंतिम खाता बनाने तक जाकर समाप्त होता है। तो लेखांकन वहीं से प्रारंभ होता है जहां पुस्त पालन का कार्य समाप्त हो जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि जो लेखांकन का कार्य है वह तलपट बनाने से प्रारंभ होगा और अंतिम खाता बनाने पर वह समाप्त हो जाता है। यानी लेखांकन वहीं से प्रारंभ होगा जहां पुस्त पालन का कार्य समाप्त हो जाता है। तो कहने का एस्पेक्ट क्या है कि अकाउंट्स को हमने 2 भागों में बांटा, एक बुक कीपिंग, दूसरा अकाउंटेंसी। यानी बुक कीपिंग में आप जर्नल एंट्री और लेजर का कार्य कंप्लीट करेंगे, उसके बैलेंस निकालेंगे लेजर के, यहाँ तक का काम क्या है आपका, वो काम है आपका बुक कीपिंग का। और उसके बाद का जो वर्क है यानी ट्रायल बैलेंस से लेकर के फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट को तैयार करने का, वो सारा की सारा काम आपका अकाउंटिंग में शामिल किया जाता है। इसलिए कहा गया है क्या कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। यानी आपका लेखांकन प्रारंभ होता है कब, जब आपका पुस्त पालन समाप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद हम कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे। तो इसमें जो आपकी पहली परिभाषा है वह है आपकी आर एंथोनी के अनुसार। आर एंथोनी इस संबंध में क्या कहते हैं, लेखा कर्म में
पुस्त पालन भी सम्मिलित है। और लेखा कर्म का सैद्धांतिक पक्ष कला और व्यवहारिक पक्ष विज्ञान रहने से यह कला और विज्ञान दोनों हैं। तो जो R.N. एंथोनी है, उनकी डेफिनेशन में यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो लेखा कर्म है उसमें आपका पुस्त पालन, बुक कीपिंग भी शामिल है। यानी बिना बुक कीपिंग के अकाउंटेंसी का वर्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आपके पास जर्नल एंट्रियों के आधार पर लीजर के बैलेंसेस नहीं होंगे, आप ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। और जो लेखांकन के जो एस्पेक्ट इन्होंने बताए, एक आपका थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट है आपका वह क्या है आपका, वो है आपकी आर्ट, और उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वह है आपका साइंस। तो इसलिए हम लेखा कर्म को विज्ञान और कला दोनों कह सकते हैं। अब हम कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की परिभाषा। तो लेखांकन की परिभाषा के विषय में विद्वानों में सदैव मतभेद रहा है, डिस्प्यूट रहा है, इसलिए इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती। फिर भी हम कुछ डेफिनेशंस पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहली डेफिनेशन है R.N. एंथोनी के अनुसार, लेखा विधि पद्धति व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करने, सारांश बनाने, विश्लेषण करने तथा जानकारी देने का साधन है। तो अकाउंटिंग is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms informations about business। तो जो R.N. एंथोनी हैं, इन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये बताने का प्रयास किया है कि इसमें आप मॉनेटरी टर्म्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के साथ साथ उनका सारांश बनाना यानी समराइजिंग करना, उनको एनालाइजिंग करना और उसके आधार पर जानकारी देने का ये साधन है। सेकंड डेफिनेशन है हमारी स्मिथ और एशबर्न के अनुसार, लेखा कर्म आर्थिक क्रियाओं के परिणामों की माप करने और प्रतिवेदन देने का साधन है। Accounting is a means of reporting the results of economic activities, Smith and Ashburn। तो इस परिभाषा में आपको बताया गया है कि जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ के आधार पर आप उनका रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट मापेंगे और उसका एक प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट भी आप तैयार करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड एशबर्न, अकाउंटिंग इज अ मीन्स ऑफ रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड थर्ड वन डेफिनेशन है हमारे पास बियरमैन और डार्विन के अनुसार, लेखा कर्म का अर्थ वित्तीय सूचनाओं की पहचान, आय, लेखा एवं संप्रेषण करना है। अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो बियरमैन और डार्विन की परिभाषा आपको बताती है कि इसमें जो लेखांकन है उसमें आप शामिल करेंगे वित्तीय सूचनाओं की पहचान, यानी जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से उनको आइडेंटिफाई करें, आय कैलकुलेट करें, उसका लेखा करें और उसको प्रॉपर कम्युनिकेट करें। द अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो ये थी आपकी परिभाषाएं, जिसमें हमने कुछ परिभाषाओं को समझने का प्रयास किया।
एंड लास्ट वन हम बात करेंगे आदर्श परिभाषा के बारे में। आइडियल डेफिनेशन, लेखांकन निश्चित अवधि के बाद वित्तीय स्थिति के परिवर्तनों और लेन देनों को लिखने, यानी जो आप अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि निश्चित अवधि के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, वित्तीय स्थिति है, उसके परिवर्तनों, उसके चेंजेस और लेन देनों के लिखने की, वर्गीकृत करने, क्लासिफाई करने, निष्कर्ष निकालने, विश्लेषण और निर्वचन करने की कला और विज्ञान है। यानी आप एट द एंड ऑफ द ईयर आपके क्या चेंजेस आ रहे हैं, वर्ष के अंदर आपने कौन कौन से लेन देन किए हैं उनको लिखना, उनको वर्गीकृत करना, निष्कर्ष निकालना, एनालिसिस करना, उनको इंटरप्रिटेशन करना। तो ये सारे वर्क की कला और विज्ञान है लेखांकन, जिसके द्वारा वित्तीय स्थिति की गणना कर वित्तीय परिणामों को यानी फाइनेंशियल रिजल्ट्स को निकाला जाता है। अब इसके अंतर्गत आप शामिल क्या करेंगे? लेखांकन के अंतर्गत तलपट, निर्माण खाता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठी का निर्माण किया जाता है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दो टर्म है हमारे पास। तो बुक कीपिंग में आपका शामिल किया गया क्या? जर्नल एंट्री और लेजर तक का कार्य। और लेखांकन में शामिल आप क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस से लेकर के लास्ट उसका जो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आप बना रहे हैं, वो सारा की सारा काम आपका अकाउंटिंग में शामिल किया जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने कुछ प्रश्नों के माध्यम से अकाउंट का इतिहास, उसका आशय एवं उसकी परिभाषाओं को समझने का प्रयास किया। इस तरीके से हम आगे भी प्रश्नों के माध्यम से अकाउंट को समझने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें और समझें। अपने साथी स्टूडेंट्स को भी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आप सभी विद्यार्थी आने वाले समय में आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी क्रैक कर सकें और अपना बेहतर भविष्य निर्मित कर सकें। आप सभी ने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना, समझा, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।